Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the evolutionary pressures of the chapter fisheries. These are some questions given in the start of the evolutionary pressures, or you can say that these will be your learning outcomes. कि आप ये सारा चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या सीख सकते हैं. Explain how fishes exchange gases between the water and the blood. आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैशियस एक्सचेंज पानी के और ब्लड के दरमियान किस तरह से होता है फ़िश में. Assess the relationship between the swim bladder in the actinopterygii and the lungs in the sarcopterygii. स्विम ब्लैडर का एक्टिनोटेराजाई के अंदर क्या फंक्शन है और लंग्स का सार्कोटेराजाई में क्या फंक्शन है, आप ये असेस करेंगे. Justify the statement that marine and freshwater fish face very different osmoregulatory problem but very similar excretory problems. आप इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई कर सकेंगे कि फ्रेश वाटर और मरीन जो फिशेस हैं वो उनको डिफरेंट ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, यानी मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी, लेकिन एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स यानी यूरिया जो रिलीज़ करते हैं या नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से रिलीज़ करते हैं उसकी प्रॉब्लम्स उनको एग्जैक्टली सेम फेस करनी पड़ती हैं. So this is the locomotion in the fish. Picture a young child running full speed down the beach and into the ocean. She hits the water and begin to splash. आप इमेजिन करें कि एक बच्चा पूरी ताकत से समंदर के किनारे से भागता हुआ जा रहा है समंदर के अंदर की तरफ, वो पानी को हिट करता है और स्प्लैश कहते हैं छींटा उड़ना. ठीक है. At first she lifts her feet high in the air between the steps, but as she goes deeper, her legs encounter more and more resistance. जैसे जैसे पहले तो बच्चा जब मूव कर रहा होता है पानी में तो उसके जो स्टेप्स हैं वो पानी से ऊपर पानी के ऊपर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी में डीप जाता जाएगा उसको पानी की रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी. The momentum of her upper body causes her to fall forward and she resorts to labored and awkward swimming strokes. The density of the water makes movement through it difficult and costly. अब उसकी जो बॉडी का अपर मोमेंटम है वो उसे आगे की तरफ गिरने को मजबूर करेगा, लेकिन वो लेबर यानी ताकत लगाएगी और अपने आप को गिरने से बचाएगी. इसी तरह पानी के अंदर पानी की डेंसिटी की वजह से पानी में मूवमेंट करना या हरकत करना मुश्किल और कॉस्टली यानी उस पर ज़्यादा एनर्जी लगती है. फॉर अ फिश हाउएवर स्विमिंग इज़ लेस एनर्जेटिकली कॉस्टली देन रनिंग इज़ फॉर अ टेरेस्ट्रियल एनिमल. लेकिन अगर आप फ़िश की बात देखें तो उसके लिए स्विमिंग उतना एनर्जेटिकली कॉस्टली या महंगा काम नहीं है जितना एक टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए कि जब वो पानी में जाए. दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. अक्सर ऑब्जेक्टिव में या वैसे क्या कहते हैं वाइवा के अंदर ये क्वेश्चनिंग करते हैं. The streamlined shape of the body and the mucoid secretions that lubricate its body surface reduces the friction between the fish and the water. स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं जो दरमियान में से मोटी होती है और आसपास से पतली होती है. फ़िश की शेप आप सबने देखी हुई है ना. दूसरी बात यह है कि फ़िश को जब आप कभी हाथ में लें तो उसके ऊपर म्यूकस की सिक्रीशंस होती हैं. म्यूकॉइड सिक्रीशंस और जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो फ़िश को हेल्प करती है कि पानी की फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए. जैसे कि एक नाइफ़ नहीं होती जापनीज़ नाइफ़, अगर आप देखें तो वो आगे से बिल्कुल बारीक होती है और नाइफ़ का अगला हिस्सा बारीक होता है, वो काटने में हेल्प करता है यानी रास्ता बनाने में हेल्प करेगा. फ़िश की भी बॉडी आगे से पतली है, दरमियान से मोटी, फिर पतली. Water buoyant properties also contribute to the efficiency of the fish movement through the water. वाटर की buoyancy की जो प्रॉपर्टी है यानी जो फ्लूइड बॉडी वेट के अगेंस्ट फोर्स लगाता है दैट इज़ नोन एज द buoyancy. उससे भी फ़िश को मूवमेंट के अंदर हेल्प मिलती है. अ फिश एक्सपेंड्स लिटल एनर्जी इन स्पोर्ट अगेंस्ट द पुल ऑफ द ग्रेविटी. ग्रेविटी के पुल के अगेंस्ट फ़िश को लिटल एनर्जी लगानी पड़ती है. फ़िश मूव्स थ्रू द वाटर यूजिंग देयर फिन्स. अब देखें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो वो मूव करते हैं वाटर में बाय यूजिंग देयर लिम्स, but the limbs of the fish are known as fins and the body were to push against the incompressible surrounding water.
फ़िश कैसे मूव करती है, एक तो अपने फिन्स के थ्रू करती है और जो उसके बॉडी वाल इनकम्प्रेसिबल सराउंडिंग के अगेंस्ट बॉडी वाल को पुश करती है. Anyone who has eaten a fish felt probably realizes that muscle bundles of most fishes are arranged in a zigzag pattern. This is most important from objective point of view. जब आप फ़िश खाते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि फ़िश के जो मसल बंडल्स हैं वो zigzag पैटर्न के अंदर अरेंज हैं. Because these muscles extend posteriorly and anteriorly in a zigzag fashion, contraction of each muscle bundle can affect a relatively large portion of body wall. क्योंकि इन मसल्स की स्पेशल अरेंजमेंट इस तरह से है कि जिग-जैग ये अरेंज है, तो किसी भी मसल बंडल के कॉन्ट्रैक्ट होने से बॉडी का लार्ज पोर्शन इफेक्ट होता है. वेरी एफिशिएंट फास्ट स्विमिंग फिशेस सच एज ट्यूना एंड मैकरल supplement body movements with a vertical caudal fin that is tall and fork. अब जो बहुत फास्ट स्विमिंग फिशेस हैं जैसे ट्यूना और मैकरल हैं, इनकी बॉडी मूवमेंट को कौन सप्लीमेंट कर रहा है या कौन हेल्प आउट कर रहा है, ये वर्टिकल या कॉडल टेल का, ये कॉड का वर्ड यूज़ होता है टेल के लिए, जो कि लंबी है और फोक्ड कांटे की तरह से, यानी उसका कॉडल फिन बिल्कुल सीधा नहीं है, उसमें दो लूब्स हैं. द फोक शेप ऑफ द कॉडल फिन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया दैट could cause turbulence and interfere with the forward movement. This reason is also important. अब fork shape ही caudal fin क्यों है जो efficient fishes होती हैं, इसलिए होता है क्योंकि वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करता है. देखें ना, अब एक जो चौड़ा कॉडल फिन है जिसके अंदर मतलब दो लोब्स नहीं है, उसका सरफेस एरिया डेफिनेटली ज़्यादा है, और अगर आप फोर्क को या आप कांटे को देखें तो उसका सरफेस एरिया कम होगा. वो टर्बुलेंस को, या टर्बुलेंस कहते हैं जब कोई भी बॉडी वाटर में मूव कर रही होती है ना, तो उसकी वजह से पानी का धुंधला हो जाना, यानी कोई भी पानी में अगर मिट्टी या कोई इस किस्म की चीज़ मौजूद है तो वो पानी को क्लियर नहीं रहने देती, और टर्बुलेंस जो है ये फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर हिंड्रेंस काज करेगी. सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक. थैंक यू.